चैप्टर 3 का ये लास्ट पार्ट है जिसके अंदर इनर्शियल रेजिस्टेंस को स्टडी करना है हमें। तो हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि अगर ट्रेन फ्लैट सरफेस पे मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो और विदाउट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रही हो, तो उसमें जो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंसेस हैं, जो कि बेसिक रेजिस्टेंसेस हैं, जो कि ज़रूर होनी है, वो रोलिंग रेजिस्टेंस थी और एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस थी। फिर हमने एक-एक फैक्टर को चेंज किया, फिर फ्लैट से स्लोप में आए, फिर इस एडिशनल जो रेजिस्टेंस आई वो देखी, फिर स्ट्रेट से कर्व पे गए, फिर एक्सेलरेशन को अब लेके आना है हमें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मूवमेंट थी पहले, अब हम कहते हैं कि अगर एक्सेलरेट करें तो उसकी वजह से क्या रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो जो रेजिस्टेंस एक्सेलरेशन की वजह से क्रिएट होती है वो इनर्शियल रेजिस्टेंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पे और उसकी उस वक्त स्पीड जो है वो 0 है, तो क्या रेजिस्टेंस होगी कि वो जब वो मूव करना स्टार्ट होगी तो उसको क्या रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। तो इनर्शियल रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ इनर्शिया से निकला है, और लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, वो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुका रहेगा और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका रहेगा अगर वो रुका हुआ है तो, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक कि कोई फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे आके ना लगे। अगर ट्रेन रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है, और अगर ट्रेन मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी फोर्स ना लगे, तब तक वो मूव नहीं करेगी अगर रुकी हुई है। और अगर वो चल रही है तो वो कभी भी रुकेगी नहीं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो जो हम फॉर एग्जांपल कोई बुलेट फायर करते हैं तो वो बुलेट निकली तो वो कहीं ना कहीं जाके तो रुकती होगी, तो वजह क्या है रुकने की? कि एयर रेजिस्टेंस है जिसको रोक रही है, एक्सटर्नल फोर्स आ गई, ग्रेविटी है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है। अगर ग्रेविटी ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो आप कोई गन फायर करो तो उस पे जो बुलेट निकली है वो जिंदगी भर चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी। जैसे अगर स्पेस में अगर कुछ काम करते हो तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो। तो ये इनर्शियल फोर्स, ये जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक दो वुडन ब्लॉक्स हैं, एक ये छोटा सा ब्लॉक है, एक ये बड़ा सा ब्लॉक है। तो हमें अगर इनके साइज को देखें, उनका मटेरियल हम समझे कि सेम है, डेंसिटी सबकी सेम है, दोनों चीज़ें सेम, बस एक ये छोटा है और ये बहुत बड़ा है। तो इसको मूव करने के लिए हमें कम फोर्स लगेगी, इसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगी। मतलब अगर मैं इस पे कुछ फोर्स लगाता हूँ, वही फोर्स मैं अगर इस पे लगाऊँ तो ये मूव ही नहीं करेगा, जबकि फोर्स दोनों पे सेम लगा रहा हूँ, लेकिन ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बड़ी चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा इनर्शिया होता है, या जो भारी चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा ज़्यादा इनर्शिया होता है। तो जिसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा वो उतनी ही ज़िद्दी होगी एक तरह से। मतलब उसको मूव कराना भी मुश्किल, उसको रोकना भी मुश्किल। अगर मूव रुकी हुई है तो उसको मूव कराना मुश्किल होगा, अगर मूव कर रही है तो उसको रोकना मुश्किल होगा। और छोटी चीज़ जो है एज़ कम्पेयर टू बड़ी चीज़ आसान होगी रोकना। तो ये इसके अंदर इनर्शिया कहलाता है। अच्छा, लाज़मी नहीं है कि आप छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ का ही हो। बुलेट बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन उसको रोकना कितना मुश्किल काम है। तो वो उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है, उसकी मास पे भी डिपेंड करता है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये इनर्शिया जो है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जिसका बस ये ज़हन में होना चाहिए कि जिसका इनर्शिया ज़्यादा, उसको मूव कराना भी मुश्किल, उसको रोकना भी मुश्किल। अब ट्रेन को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें, तो ट्रेन है, जैसे ये इतनी बड़ी ट्रेन है। अब ट्रेन और कार को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कार एज़ कम्पेयर टू ट्रेन है भी छोटी, और उसकी जो है वो वेट भी उसका कम होता है। तो इस वजह से अगर हम कार को अगर फॉर एग्जांपल धक्का लगाते हैं तो वो बड़ी आसानी से मूव हो जाएगी। ट्रेन को धक्का लगाना बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है, कार का इनर्शिया कम है। इससे एक चीज़ ये साबित होती है कि इनर्शिया एक फोर्स है, या मतलब इनर्शिया एक उसकी टेंडेंसी है, एक ताकत है किसी भी ऑब्जेक्ट की,
जो उसको उसकी मर्जी के खिलाफ काम होने से रोकती है। अगर रुकी हुई है तो उसकी मर्जी है रुकी हुई है, वो मूव होना नहीं चाह रही ट्रेन, ट्रेन मूव होना नहीं चाहती, उसको फिर फोर्स लगा के मूव करना पड़ता है। तो ट्रेन की टेंडेंसी है एज कम्पेयर टू कार बहुत ज्यादा है। तो ये जो इनर्शिया जो है, यानी ये जिसकी टेंडेंसी है या इसका ये जो जिद्दीपन है, ये ही रेजिस्टेंस है। और उस रेजिस्टेंस को इनर्शियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ट्रेन अगर रुकी भी है, उसको मूव अगर हमें स्टार्ट करवाना है, तो क्या फोर्स आपको चाहिए होगी कम से कम कि इसके बाद वो हल्की हल्की मूव होना स्टार्ट होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी सी फोर्स मारोगे मूव हो जाएगी ट्रेन। आप आप अगर पीछे आप इंसान हो, आप धक्का लगा रहे हो, एक बंदा धक्का लगा रहा होगा, उसको नहीं मूव करेगी। दो बंदे, तीन बंदे, पाँच 100 बंदे धक्के लगाना स्टार्ट करेंगे तो फिर शायद कुछ हल्का सा मूव हो। तो वो जो 100 बंदों की जो फोर्स है, वो एक तरह से वो उसकी इनर्शियल फोर्स है, यानी वो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसकी जिद खत्म करने के लिए, कि वो उसको फोर्स मिली है। अब आप कोई भी फोर्स मारोगे अब मूव करेगी। तो वो जो फोर्स है वो एक तरह से उसकी रेजिस्टेंस है। तो ये एक ऐसी एग्जांपल थी कि इनर्शिया क्या होता है। और जो है इनर्शिया जो है मतलब एक टेंडेंसी है, और ये रेजिस्टेंस एक तरह से, अगर रुकी हुई चीज तो उसको वो रुके ही रहेगी। तो वो हमें ये देखना होता है कि ट्रेन की क्या टेंडेंसी है, ट्रेन की क्या रेजिस्टेंस है। तो फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन रुकी हुई है तो उसको अगर आपको एक्सेलरेट करना है, तो आपको एडिशनल रेजिस्टेंस चाहिए इनर्शिया की वजह से, जिसका फॉर्मूला ये रेजिस्टेंस आपको चाहिए। जो पी इसका वेट है, ए है किस एक्सेलरेशन से आपको मूव करवाना है, जी ग्रेविटी है जिसको खींच रही है। तो मतलब वेट भी आ गया एक्सेलरेशन में, मतलब स्पीड भी एक तरह से आ गई। और हम अभी तक जितने भी पीछे भी देखते हैं सब में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकालते हुए हैं, ताकि फिर कंपेयर करने में आसानी होती है। तो उसमें अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कुछ नहीं है, बस आपको वेट से डिवाइड करना होता है। तो जब उसको हमने वेट से डिवाइड करा, तो हमारे पास आंसर आया, तकरीबन ये होता है 102 ए, यानी ए होगी एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरे मतलब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर किलो न्यूटन। जैसे हम पहले भी पढ़ते हुए आए न्यूटन पर किलो न्यूटन, और ये पर थाउजेंड भी वही होता है। मतलब अगर स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूटन पर किलो न्यूटन और पर थाउजेंड सेम ही चीज़ है। पिछली वीडियो में जब स्लोप रेजिस्टेंस के उसमें देखा था, उसमें यही था। तो ये रेजिस्टेंस है, इसको इसको सारे वेट से डिवाइड करूंगा, पी से डिवाइड कर दूंगा, तो वो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा। यूनिट किलो न्यूटन लाने के ऊपर थाउजेंड कर दिया। तो एक ये फॉर्मुलेशन है छोटी मोटी सी। मेन चीज मतलब ये फॉर्मूला है कि तकरीबन 102 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपकी बनती है। लेकिन यहाँ हम एक्सेलरेशन कौन सी पुट करेंगे। हमने एक्सेलरेशन सोची थी, मतलब पिछले वीडियोस में हमने देखी थी कि हम एक्सेलरेशन पैसेंजर्स की कंफर्ट के लिए 0.6 से 0.6 से लेके 1.0 तक हम लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो वो कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 0.6 से लेके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक की जो है एक्सेलरेशन ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ वो एक्सेलरेशन नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेन अभी जीरो पे खड़ी हुई है, मतलब रुकी हुई है, और चलना स्टार्ट हो रही है। जब चलना स्टार्ट होती है ट्रेन, उस तक उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। वो जो 0.6 से 1.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली एक्सेलरेशन थी, वो तो बहुत मतलब स्पीड पकड़ चुकी है, कर्व आ रहा है, कर्व पे वो मोड़ रही है, तो वो आगे की चीज़ थी। अभी ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पे, अब चलना स्टार्ट कर रही है, तो उस वक्त उसको एक्सेलरेशन उस वक्त उसकी कम होती है काफ़ी। तो मैक्सिमम 0.1, कोई 0.6 नहीं लेंगे ना 1.0 लेंगे, 0.1 या इससे भी कम वैल्यू होगी तो सही रहती है। मतलब तो इतनी एक्सेलरेशन होती है जब ट्रेन हल्का सा स्टार्ट होती है, बहुत कम एक्सेलरेशन होती है उस वक्त की। तो 0.1 के हिसाब से अगर इसमें वैल्यू पुट करें, या 0.1 से मतलब एक रेंज बन जाती है। वो रेंज है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 5 टू 10 न्यूटन पर किलो न्यूटन अमूमन इस रेंज में होती है। ज़्यादा जब 0.1 पुट करूंगा उस हिसाब से 10 के करीब आ जाएगी। 0.1 से कम भी पुट करते हैं हम अक्सर, 0.1 से ऊपर पुट नहीं करेंगे। तो इसकी रेंज हमारी तकरीबन 5 टू 10 न्यूटन पर किलो न्यूटन है। जैसे रोलिंग रेजिस्टेंस का आपको याद हो, जो पहली रेजिस्टेंस थी उसकी 2 न्यूटन पर किलो न्यूटन थी। इस तरह इसकी 5 टू 10 न्यूटन पर किलो न्यूटन है। स्लोप के अंदर तो जो भी आप स्लोप जो दोगे उतना ही न्यूटन पर किलो न्यूटन है। 2 पर थाउजेंड का स्लोप है तो मतलब 2 न्यूटन पर किलो न्यूटन की फोर्स आपको चाहिए होगी। तो ये आपकी रेजिस्टेंस है।
अच्छा, अगर आपकी ट्रेन फुल स्पीड से मतलब आपकी मूव कर रही है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, मतलब इसमें स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, 50 की स्पीड से जा रही है, 50 की स्पीड से जा रही है, उसका कोई इसमें इनर्शियल रेजिस्टेंस नहीं होती, जीरो रेजिस्टेंस होती है इसमें। ये फैक्टर खत्म हो जाता है अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो। लेकिन जब आपकी ट्रेन रुकी हुई है, रुकने से चलना स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़ाहिर है फिर उसमें इनर्शियल रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि आप स्पीड चेंज कर रहे हो, जीरो से आगे मूव कर रहे हो, तो वहाँ आपकी इनर्शियल रेजिस्टेंस आएगी। अच्छा, ये है कि ट्रेन जो है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्लॉक्स की एग्जांपल देखी थी, ये ब्लॉक एक चीज़ है बस, इसको आपको मूव कराना है, आप मूव करा दोगे, इसको मूव कराना है, इसको मूव करा दोगे, इसमें कोई भी अंदर कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह ट्रेन जो है, वो कोई एक पूरी चीज़ नहीं है, डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रेन को आपको यहाँ से धक्का देना है, ट्रेन के अंदर ये डिफरेंट कंपोनेंट से ये मूव होंगे तो ट्रेन मूव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर इस कंपोनेंट को मूव कराने में जो एनर्जी यूज हो रही है, उन सबको भी ऐड करना है। ये जो व्हील्स हैं जो कि रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, इंजन है वो मूव कर रहा है, पिस्टन्स जो हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ये बेल्ट है ये मूव कर रहा है, ये सब सारे छोटे छोटे पार्ट सारे मूव होंगे, फिर ट्रेन आगे मूव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कि हमें इन सारे पार्ट्स की भी मूवमेंट्स को देखना है, और इनकी इसमें जो एनर्जी यूज हो रही है उन सबको देखना है, फिर जाके हमारी टोटल वो इनर्शियल रेजिस्टेंस निकलेगी। तो ये जो अंदर जो पार्ट्स की रेजिस्टेंस एनर्जी, जो पार्ट्स को जो एनर्जी चाहिए होती है, वो हमारी कहलाती है रोटेशनल एनर्जी। क्योंकि हम ज्यादातर रोटेट हो रही होते हैं, कुछ चीजें होती है जो रोटेट नहीं होती, जैसे कि ये पिस्टन है, ये रोटेट नहीं हो रहा, ये आगे पीछे जा रहा होता है। हाँ, इसकी वजह से व्हील रोटेट हो रहा है। जब ट्रेन का व्हील रोटेट करना होता है, तो ये एक्सिल है, एक्सिल से पिस्टन्स अटैच होते हैं, पिस्टन्स आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, एक्सिल रोटेट कर रहा होता है, एक्सिल रोटेट करने की वजह से व्हील भी रोटेट कर रहा होता है। तो ये पिस्टन्स इस तरह से मूव कर रहे होते हैं। तो और भी काफी सारे पार्ट्स हैं, ज्यादातर रोटेशनल होते हैं, इसलिए इसको रोटेशनल एनर्जी कहा जाता है। तो उसमें क्या है, समीशन ऑफ, ये आप अगर देखो, ये एक तरह से काइनेटिक, ये रोटेशनल एनर्जी जो हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था रेजिस्टेंस ऑफ ऑन कर्व्स में, ये वही फॉर्मूला है। लेकिन समीशन साइन लगा, इसका मतलब क्या है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको अलग अलग कैलकुलेट करो, उन सबकी रेजिस्टेंस को ऐड करो। ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया एंगुलर वेलोसिटी को, और जो है इसको रॉ आई वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया। रॉ आई जो है ना वो गियर रेशियो है। मतलब ये है कि मेन चीज ये है कि जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबको ऐड करना है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में है, उन सबको ऐड करना है। तो जब टोटल एनर्जी होगी, वो होगी ये हाफ एम वी स्क्वायर, यानी जो मेन ट्रेन मूव कर रही, काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रेन की, इस ट्रांसलेशन मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में जो मतलब सीधे मूव जो कर रही है, वो है हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस ये जितने भी अंदर जो पार्ट्स है ना, उन सबकी उन सबकी एनर्जी, उन सबको जितनी एनर्जी चाहिए, तो ये दोनों ऐड होके फिर ये फॉर्मूला बन के ये चीज निकलती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी जो आप ट्रेन मूव कर रही है सीधा वो, इंटू वन प्लस डेल्टा। सॉरी, डेल्टा जो है वो यही है कि डिफरेंट पार्ट्स को क्या क्या एनर्जी चाहिए, इसमें सारे, इस डेल्टा में सब कुछ है, इस डेल्टा में सारे पार्ट्स की चीज़ है। और ये आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पता चलता है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है वो ये वैल्यू आपको देते हैं, आप खुद नहीं कैलकुलेट करते ये। जब मैकेनिकल इंजीनियर ये पार्ट्स बनाते हैं तो फिर ये सारी वैल्यूज आपको ये देते हैं डेल्टा की, एक ही वैल्यू देंगे, सबको मिला के एक डेल्टा बना के दे देंगे, और इसमें ही वो सारे पार्ट्स की मूवमेंट में जो एनर्जी यूज होती है वो सब है। मतलब डेल्टा की वैल्यू आपको मिली भी होगी, मास आपको पता होगा ट्रेन का, सारा मास जितना भी पूरी ट्रेन का मास है पैसेंजर्स को मिला के, और वेलोसिटी के हिसाब से आप ये टोटल एनर्जी निकाल लोगे। एनर्जी और रेजिस्टेंस मेरे को कंफ्यूज ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी रेजिस्टेंस फोर्स है, एनर्जी एनर्जी है। तो एनर्जी में जब स्पेस मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स बन जाती है। तो आपको अगर कोई एनर्जी पता है या रेजिस्टेंस पता है तो मसला नहीं है, एनर्जी पता चल गई काफ़ी है, बस उससे आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे। तो ये आपकी एनर्जी है, मतलब ये आपकी एनर्जी है इसके अंदर। तो डेल्टा की जो है काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं अलग अलग, जो कि हमें टाइप्स ऑफ व्हीकल से पता चल जाती है कि अलग अलग टाइप्स होती हैं व्हीकल्स की। तो
जैसे वैगन्स हैं उनके लिए डेल्टा की वैल्यू आप ये यूज़ कर सकते हो, स्टीम लोकोमोटिव्स के लिए आप ये कर सकते हो, रेल कार्स के लिए थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू है। जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपकी रेजिस्टेंस होगी, उतनी मतलब आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसको मूव कराने के लिए। ये फ्री ट्रेन्स हैं, ये इनकी जो है एक्सेलरेशंस हैं। 0 पॉइंट मतलब आपको अगर आपको फ्री ट्रेन मूव करवानी है और आप चाहते हो कि आप कह रहे हो कि इसकी स्पीड 15 से 20 से कम है, मतलब 0 से लेके 15 तक जो है ना आपकी जो है इन स्पीड से चल सकती है, 0.1 0.2 ये एक्सेलरेशंस हैं 0.1। तो हमारे जो रेजिस्टेंस निकलती है, अभी हम पीछे एनर्जी का देख रहे थे, अगर रेजिस्टेंस की शक्ल में देखें तो ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला टोटल। पीछे एनर्जी में था, ये रेजिस्टेंस के अंदर टोटल है, इसमें आपको एक्सेलरेशन पुट करनी है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी, और रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी होगी और इस डेल्टा की। डेल्टा आप मैकेनिकल इंजीनियर्स आपको देंगे, वैसे ये जनरली ये डेल्टा की वैल्यू यूज हो रही होती है। और एक्सेलरेशन जो है वो आप इधर से देख सकते हो कि फ्री ट्रेन्स हैं या कौन सी ट्रेन है और स्पीड कहाँ से कहाँ तक हो नॉर्म, तो वो उस हिसाब से आप उस डेल्टा की वैल्यू आप यूज एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज कर सकते हो। लेकिन सॉरी, ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो स्टार्ट हो रही होती है जब ट्रेन जीरो से, उस वक्त ये वाला टेबल यूज नहीं करना है क्योंकि उस वक्त स्पीड तो जीरो होती है, उस वक्त स्पीड तो जीरो होती है, उस वक्त तो आप 0.1 से भी कम कम की वैल्यू लोगे। लेकिन ड्यूरिंग द मोशन भी तो आपकी स्पीड ऊपर नीचे होती है, तो आपकी वहां इनर्शियल रेजिस्टेंस आएगी, तो फिर ये टेबल यूज होंगे। मतलब आप स्पीड चल रही है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है और अब आप जो है ब्रेक मारते हो या और मजीद एक्सेलरेट करते हो, फिर आप ये 0.1 या 0.2 वैल्यू लोगे स्पीड के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपकी ट्रेन रुकी हुई है, रुके हुए से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आपकी एक्सेलरेशन 0.1 या 0.1 से कम की वैल्यू आप लोगे। ये ध्यान में रखना है। ये टेबल तो तब आएगा जब आपकी ट्रेन चल रही है और अब आप चलते हुए कोई एक्सेलरेशन देते हो तो इनर्शियल रेजिस्टेंस आ जाएगी, या ब्रेक मारते हो तो फिर इनर्शियल रेजिस्टेंस आ जाएगी, और डेल्टा तो खैर वही रहेगा। तो इस तरीके से ये इनर्शियल रेजिस्टेंस कैलकुलेट होती है, और ये इसका फाइनल फॉर्मूला है जो कि दो पार्ट्स को अलग अलग मिलकर बना के एक ट्रेन ट्रांसलेशन मोशन कर रही है वो, और अंदर जो पार्ट्स मूव कर रहे हैं वो भी, दोनों मिला के। तो हमने काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन देखा कि अगर स्ट्रेट चल रही है और फ्लैट सरफेस पे चल रही है, यूनिफॉर्म चल रही है यानी बगैर एक्सेलरेशन की चल रही है, तो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस ये है रोलिंग और एरोडायनेमिक्स। फिर स्लोप इंट्रोड्यूस करवाया, फ्लैट को हटा के स्लोप इंट्रोड्यूस कराया, तो रोलिंग एरोडायनेमिक्स, और ये भी आ गए। फिर हम स्ट्रेट के बजाय हम बोलते हैं कर्व पे आएंगे, तो रोलिंग एरोडायनेमिक्स के साथ साथ ये कर्व वाली भी आ जाएगी। और आप कहते हो कि एक्सेलरेशन भी देनी है, तो रोलिंग एरोडायनेमिक्स तो होंगी होंगी, साथ में इनर्शियल रेजिस्टेंस भी आ जाएंगी। तो ये सारे एक साथ भी आ सकते हैं, ये सब एक साथ भी आ सकते हैं, केसेस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये दो तो हमेशा रहेंगे, रोलिंग और एरोडायनेमिक्स तो रहेंगे। तो यहाँ ये चैप्टर 3 हमारा ख़त्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम टाइम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रेन की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे।